ऑटो की पाटे तोड़ देते हैं, हमारे घर में नाक रगड़ने के लिए आते हैं, और जब हरामजादे ये राजा बन जाते हैं हमारी वोटों से तो हमें घृणा के तौर पे देखते हैं ये लोग, हमें घृणित समझते हैं हमें लोग। देखिए अब 4 राज्यों का चुनाव आ रहा है, आप लोग की कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही है, तो ईपीएफ 95 हर जो है राज्य के अंदर बहुत ताकतवर है। हाँ बिल्कुल है, घर के अंदर है। हाँ। मैं भी ईपीएफ 95 का हूँ, कोई मेरा भतीजा, कोई मेरा चाचा, कोई ना कोई लगा हुआ है, सबके सब जो है ईपीएफ 95 के ही मेंबर है बिल्कुल देश के अंदर। बिल्कुल, कोई लिमिटेड में कर रहा है, कोई सरकारी संस्थान में कर रहा है, सबके पीएफ कर रहे हैं और सारे पैसे ईपीएफ में आएंगे। तो उनका जो है उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा उनके लिए यही मैसेज है, आज अगर जो हम इस दौर से गुजर कर ये काम हो जाता है तो आने वाले आज का समय, आज हम कामयाब हो जाते हैं तो आने वाला आज का समय उन लोगों के लिए जो हमारी पीढ़ी है, जो इसी ईपीएफ में नौकरी का जो पैसा दे रहे हैं, उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, उनका भविष्य उज्जवल होगा। हम उनके भविष्य के उज्जवल के लिए भी आज लड़ रहे। बेशक वो हमारे बीच में नहीं है वे जवान बच्चे जो नौकरी कर रहे हैं, भाई जवान नहीं कहेंगे, जो नौकरी कर रहा है हम तो उनको जवान नहीं कहेंगे, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अब पैसा उनको भी तो अभी तो गवर्नमेंट में जा ही रहा है ना, उनको भी धड़कने बढ़ी हुई है कि जब इनका कुछ नहीं होता हमारा क्या होगा, क्योंकि कोई ना तो कोई सुनने वाला है। अभी तो वो अपने ऑफिस के थ्रू कोई काम करते हैं तो उनको नौकरी से चले जाएंगे, चाहे 2 पैसे की कोई कितनी भी तनख्वाह में, लेकिन पीएफ का पैसा तो सभी के उससे, चाहे वो छोटी फैक्ट्री है, चाहे वो बड़ी फैक्ट्री है, चाहे वो पीएसओ कुछ भी है, लेकिन पैसा सभी जाता है उनका। तो उनका भी भविष्य, अगर जो आज काम हो जाता है तो उनका भविष्य उज्जवल है, आज काम नहीं होता है तो उनका भविष्य अंधकार में गया हुआ है। मैं सुना हूँ एक यूनियन जो है 21 तारीख को कहीं पे धरना दिया था, आप लोग तो सालों से 7,500 प्लस डीए और मियाँ बीवी की मेडिकल सुविधा मांग रहे हैं। कोई संस्था है जो बीजेपी से वो रखती है संबंधित, उन्हीं की यूनियन है जो आपकी मांग को 5,000 रुपए मांग रही है, कहाँ तक जाएगा? ये एक, हाँ ये एक सब जो है, ये एक इनकी सब मिली घड़त है, ये सब मिली घड़त है। जब हमने अपनी एनआईसी एक संस्था हमने खड़ी कर रखी है और हम 8 साल से फाइट कर रहे हैं, आज वो हमारे बीच में घुस के हमसे 5,000 रुपए की डिमांड करे हमारे लिए। कौन है वो? कौन है वो? हमारे तो जिन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया, अशोक राव जी ने और क्या नाम है सर, वीरेंद्र जी ने अपने घर दर सबको छोड़ के और बिल्कुल बाबा जी की तरह हमारे लिए घूम रहे हैं। वो संन्यास ले लिया उन्होंने अपने घर से, सब हमारे लिए। कितने ऐसे लोग जो आ नहीं सकते हैं, लेकिन उनको अनजान होते हुए भी इतने लोगों के लिए कल्याण कर रहे हैं ना वो। तो फिर सर बताओ क्या, वो तो आकर के नहीं, सिर्फ पॉलिटिक्स है। जो भी ये 5,000 रुपए की जो फार्मूला लेके आया है, जब हमने ऑलरेडी फार्मूला दे रखा है तो इनको क्या मतलब बीच में आने का? अच्छा, आज आप ऑफिस पे खड़े हो, यहाँ से संदेश क्या दोगे? देखिए करना मोदी जी को, हाँ, मोदी जी के लिए क्या संदेश है? मोदी जी के यही संदेश है कि अगर वो चाहे तो इनको बुला करके 1 मिनट में काम हो सकता है सर। जब 1 मिनट में सीबीआई इसके घर जा सकते हैं, मेरे घर जा सकते हैं, ईडी उसके घर से, तो यहाँ से क्यों नहीं हो सकता? एक्चुअली क्या है सर, ये पैसा गवर्नमेंट के पास जा चुका है और इनके गले की हड्डी बन चुका है। ये पैसा गवर्नमेंट से नहीं निकलवा पा रहे हैं, हकीकत ये है। आपके कहने का मतलब क्या, गवर्नमेंट इसको लेके यूज कर चुके हैं सर। अब इनका अब ये निकलवाए कैसे? निकालने देने वाला तो वही होगा ना। अब ये तो एक को हर साल 1-2 साल के अंदर घोषणा करता है कि इतना पीएफ से हमारे को फायदा मिल रहा है। अभी 55,000 करोड़ कुछ का बताया था। हाँ। इतना मेरे को इनकम हो रहा है, तो वो जो है पैसा कौन यूज कर रहा है? कौन यूज कर रहा है? गवर्नमेंट यूज करेगी। जब मैं इनकम टैक्स देता हूँ वो भी तो मेरा पैसा होता है, जो इनकम वो भी तो गवर्नमेंट के पास जाता है ना, वही पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। जैसा मेरा घर का इनकम टैक्स हो या मेरी दुकान का इनकम टैक्स है, वो मेरा पैसा है ना, मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। प्राण जाए पर, प्राण जाए पर, दोनों हाथ उठा के प्राण जाए पर। कहते हम सब थक चुके हैं और थकते थकते एक जैसे एक बिल्कुल हद हो चुके हैं ना, हद से भी ऊपर काम हो चुका है। उनको हर तरह का जो है लेटरबाजी भी हो चुकी है, मुलाकात भी हो चुकी है, फेस टू फेस भी बात हो चुकी है। कोई तो जो है पेड़ के जो है सर पे पानी डालता है, हमने पेड़ की जड़ में पानी डाला है। और पेड़ की जड़ कैसे है? जैसे हमारी हमारा जो प्रधानमंत्री है वो हमारी जड़ है। जब हम उनसे तक हमारी 2 बार मुलाकात हो चुकी है, फिर अभी तक हमें कोई भी सबर का, अभी तक कोई भी लिखित में कोई जवाब हमें तक अभी तक नहीं मिला। आपका कब काम हो रहा है, कब काम नहीं हो रहा, सिर्फ एक लाड़ा लप्पा ही अभी तक चल रहा है।
श्रम मंत्री अगले हफ्ते मीडिया से बात करते हुए कहा था कि ईपीएफओ से बात चल रही है प्रपोजल जब बन रहा है तो आप लोग फिर तो उस प्रपोजल का हमें कोई लिखित जवाब भी तो ना है कि ठोस कोई चीज नहीं मिली था सर हमें। नहीं, जब श्रम मंत्री खुद मीडिया से कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं तो आपको ऐसा है, जब तक हमारे अशोक रावत जी के हाथ में कोई लिखित पेपर नहीं आएगा जब तक हम इस चीज को नहीं मानेंगे। हमारे जो हमारा जो सर है वो हमारे सर है मिस्टर अशोक रावत जी। उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे खेल रखी है इस टाइम। उनका मरने और जीने का आधार बना दिया मोदी ने, क्योंकि इतने ऑल इंडिया लेवल पे सबको लेके चल रहे हैं, सबके कल्याण के लिए लेके चल रहे हैं और 8 साल से बराबर संघर्ष करते हैं। ये सारे भाई इस चीज के गवाह हैं, कोई झूठ हो तो बताओ। 8 साल से बराबर संघर्ष चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने भी हर एक नेताओं के पास डालिए, यानी ये बताओ अब हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट वाले के पास डाले, एमएलए के पास डालिए, सबको लेटरबाजी होगी, मंत्रियों को मिल लिए, फिर ये टहनियां पकड़ते हम जड़ में भी पहुंच गए। जड़ कौन है? मोदी। जब मोदी को हमने 2 बार पानी डाल चुके हैं और 2 बार के पानी डालने के बाद भी हमारे चेहरे पे खुशी नहीं आई है, तो फायदा क्या है? तो अब तो अंत की हद हो चुके हैं, क्योंकि जो हमने उनको राजा बनाया उसने हमें रंक बना दिया, हमें गलियों का भिखारी बना दिया। अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी शर्म होती है मोदी साहब के अंदर, तो हमें जो इस तरह से सड़कों पे भटकते हुए नहीं देखते। हम भी उनकी उम्र के बराबर के। अगर आज वो हमारी जगह होते तो क्या हाल होता उनका? आज वो हमारी जगह प्रधानमंत्री ना होते हुए आम आदमी होते तो उनकी सच से कम इस सोच को तो सोच रहे हो, अगर मैं इनकी जगह होता तो मेरा क्या हाल होता। तो कम से ये तो सोचना चाहिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे सोचना चाहिए ना। अगर जो आज मैं भी इन लोगों की तरह आम आदमी होता तो मेरा क्या हाल होता। तो ये सोच करके भी इस काम को कर सकते हैं ना, कर सकते नहीं कर सकते। फिर तो पब्लिक के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने अभी तक आम आदमी के लिए, चाहे वो, मैं इसमें कोई नेतागिरी नहीं कर रहा, कोई राजनीति नहीं कर रहा, आम आदमी के लिए, देश के कल्याण के लिए अभी तक कुछ किया नहीं है। चाहे वो रोजगार से संबंधित है, चाहे वो बूढ़े लोगों की पेंशन से संबंधित है, हर किसी के मामले उन्होंने तोड़ा है। इसमें कोई जातिवादी की कोई मैं बात नहीं करना चाहूंगा, ना कोई धर्म और कर्म की कोई मैं बात करना चाहूंगा। सिर्फ हमें तो हमारा पैसा दे दो, जो वहां पे जमा किया है, सब आदमी का 20-20 लाख रुपए के करीब जो वहां पे हमारा पैसा जमा है, जिसका ब्याज ही हमारा जो है 17-18 हजार पे बन जाता है आज के टाइम में। तो उसमें से हम तो आधा ही मांग रहे हैं, आधे से भी कम मांग रहे हैं, उसको भी नहीं दे रहे हैं लोग। तो हम कौन सी को भीख हम मांगने रही, हम कुछ कोई इस तरह की भाई हमने तुम्हें कुछ नहीं दिया है, हमने तो दिया है तुम्हें, और वो पैसा दिया जो हमने देश के विकास के लिए दिया है। उस देश में विकास में लगाने के बाद भी उसका जो ब्याज हम मांग रहे हैं कम से वो तो हमें मिल जाए। आखिर कमी कहाँ आ रही है इसमें? कमी गुमराह कर रहा है। हाँ, कमी अगर जो मैं बता दूंगा, कमी अगर क्यों, मेरे पास सबूत नहीं है, कमी अगर जो मैं बता दूंगा वो मेरे घर पे ही धरना दे देंगे, मेरे घर पे ही पुलिस को भेज के मुझे अरेस्ट करा देंगे। अच्छा जी, हकीकत तो है, क्योंकि एफओ को इसी की इतनी ताकत नहीं है कि पीएम की किसी बात को या वित्त मंत्री की किसी बात को काट दे। अच्छा। जब उसके साथ सीबीआई हो सकती है, ईडी हो सकती है, ये तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये तो एक छोटी सी संस्था है। क्या उसके कहने से कोटे चलेगी? क्या यहाँ का पैसा वहां जाता नहीं है? क्या नहीं जाता? तो बताओ, क्या ये लोग इनकार कर दे साहब, ईपीएफओ कमीशन इनकार कर दे कि हमारा पैसा सरकार के पास नहीं जाता? कमिश्नर साहब ने तो अभी पिछले हफ्ते भी आपका ज्ञापन लिया, उन्होंने ये कहा कि जल्द से जल्द जो है काम करेंगे। हाँ, ये जल्द से जल्द काम 8 साल से चल रहा है। वो जल्द कब आएगा? वो तभी आएगा जब हम सब लोग खुदकशी कर जाएंगे, मर जाएंगे, और मर भी रहे हैं। जिनके पैरों में प्लास्टर चढ़े हुए हैं, आपने जंतर मंतर भी देखा होगा, लाल किला पे भी, उस पे भी देखा होगा, रामलीला मैदान पे भी आप लोगों ने देखा होगा। जिनके पैरों में पैर नहीं है, बेचारे पैदल चल के किस तरह किराया भाड़ा भीख मांग के रेल में आकर के उन्होंने इस तरह के, क्या उनकी आंखें फूट गई हमारे नेताओं की सबकी? हरामजादे वोट के टाइम में हमारी खाटों की पाटे तोड़ देते हैं, हमारे घर में नाक रगड़ने के लिए आते हैं। इनके साथ मत खेलो, इन्होंने जिंदगी देखी है। और दूसरी बात, इनको मालूम है जिंदगी बची कितनी है, बहुत कम, और कुछ कर गुजरेंगे ये हमने डिसाइड किया। ईश्वर ने हमें अभी इस उम्र में ये मौका दिया है कि चल, मरेगा तो तू भी, सभी, लेकिन चल बेटा, आज कुछ करके दिखा, तेरे पास 5 साल दे दिए, 10 साल दे दिए, ये हम सब लोग मिलके कर रहे हैं। मंजूर है? और हम जो हमारे साथी यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, उन तक आप पहुंचो, ये आपकी जिम्मेदारी है।
जिम्मेदारी, क्योंकि उनके पास कौन जाएगा भाई। 3 वजह से लोग नहीं आ सकते, पैसा, आरोग्य और अहंकार। ये भी होता है कि साधुराम सूद ने जमाना देखा है, फिर क्यों जाना वहां पे, होता है ना। तो तुम साधुराम सूद के पास भी जाओ, बोलना भैया तूने जमाना देखा है लेकिन इसमें भाग ले, हिस्सा ले। अकल, और इनकी सरकार है 1.5 करोड़ में बनती है, देख लो। तो हम सब गोटियां फिट करके आए हैं, ऐसे नहीं आए। वहां पे पूरी गोटियां फिट है। और जैसे वो बोलते हैं ना आजकल न्यूक्लियर बटन, ये बोलते हैं न्यूक्लियर बटन, वैसे हमारा न्यूक्लियर बटन है, एक आदेश में पूरी ओर शिफ्ट हो जाएगी। उनको अगर राजनीति आती है, वही समझ में आती है, तो हमको भी राजनीति समझ में आती है, बराबर है कि नहीं। तो ये हम सब करके आए हैं, लेकिन हम खाली नहीं बैठ सकते। हमने अभी टनकपुर में हमारी उत्तराखंड की अपने संगठन की कार्यकारिणी बैठक है, प्रदेश अधिवेशन, वहां जा रहे थे। तो हमने भाई साहब को बोला कि हमें युवा के लोगों के दर्शन करने ही करने। कांता प्रसाद जी बात करते रहते हैं, कई लोग बात करते रहते हैं यहाँ से, तो इसलिए हम यहाँ पे आए। कल जबलपुर में दूसरी बार गए थे हम, आज यहाँ पहली बार आए। फिर प्रयागराज, फिर कानपुर। प्रयागराज और कानपुर क्यों? वहाँ 10 सीटों का उपचुनाव है, बराबर है। हाँ, तो हम जो कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं, बिल्कुल सोच समझ के कर रहे हैं। और ईश्वर हमें यश देगा, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित, बराबर है। ये साथ से अगर व्यवहार समझ में आता है तो हम भी व्यवहार ही करेंगे। हमें अपना हक चाहिए, फिर उसके बदले में हम वोट देंगे, नहीं तो लूट-पोट करेंगे, बराबर है, झूठ है। ये हमने फैसला किया है, जो पेंशनर्स का काम करेगा वो देश पे राज करेगा। और ये हम ऐसे ही नहीं कि हवा में नहीं छोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में EPS 95 के NAC की जो संगठन है, उसकी ताकत, ये मुझे बड़े पत्रकारों ने भी बताया, 1 से 1.25 करोड़ वोट शिफ्ट करने की है। आपकी ताकत है, आपकी 1 से 1.25 करोड़ वोट डाला आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने कि मैं आज कमांडर अशोक राउत और NAC के टीम से मिली हूं, कि उनके ट्विटर में डाला हूं, मतलब जाहिर किया। तो ये संगठन इतना बड़ा है कि उनको दखल लेनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा सबका कर्तव्य है कि हमें ये संगठन को बढ़ाना है। ये कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है, लेकिन ये संगठन जरूरी है। इसलिए आप सबसे मैं मिलने आया हूं, आप सबको बताना चाहता हूं कि संगठन को बढ़ाइए। आपको मैं बता दूं, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोग, हम लोग, इसमें ईश्वर की कृपा हम पर है। हमारे जेब में वो 10, 15, 20 रुपए, 50, 100 रुपए थे, हमने चलने फिरने की ताकत है, इसलिए यहाँ तक आए। ऐसे हमारे हजारों लाखों भाई है जो घर से बाहर भी नहीं निकल पाते, आरोग्य नहीं है, पैसा नहीं है। आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपको उनके लिए लड़ना है। खुद के लिए तो लड़ोगे, लेकिन उनके लिए भी आपके ऊपर ये जिम्मेदारी ईश्वर ने दी है, और हमारे ऊपर, मतलब मेरे ऊपर भी दी है। मैं भी ये समझता हूं। कई लोग बोलते हैं अशोक राउत को क्या चाहिए, नेता बनना है, नेतागिरी चमकानी है क्या, क्योंकि उनको क्या लेना देना है। अरे भाई, हर रिश्ता लेने देने वाला नहीं होता। भगवान राम को वनवास हुआ था, लक्ष्मण को हुआ था क्या? हुआ था क्या? लक्ष्मण वनवास में गया। तो यही है, ये रिश्ता है। आप हमारे राम हो तो हम आप, लेकिन वो नहीं कर रही हैं। नहीं तो क्या यहाँ से जो एक लाइन लिखी जा सकती है कि इसके लिए प्रशासनिक आदेश रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए जाए, ये जाना प्रस्तावित किया। ये डायरेक्शन नहीं समझ में नहीं आ रहा। रजिस्ट्रार को किस भाषा में समझाएं? न तो BC की सुन रही है वो, न बॉम की सुन रही है। बॉम की खुद मेंबर से सरकार ने जो कहा है, अभी जो 2 लाइन आपको सरकार के जो अभी जो पत्रांक जो भी है कि भाई सरकार ने नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं,
कदम सरकार में अगर यही लिखेगा ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। ज्येष्ठ भारत हमारा भारत देश दुनिया में ज्येष्ठ है, उस दुनिया में श्रेष्ठ है, और उस भारत देश के हम श्रेष्ठ और श्रेष्ठ नागरिक। जिसको 1000 रुपया मिनिमम पेंशन है उसको 7500 महंगाई भत्ता मिलनी चाहिए। ये हमारी पहली मांग। दूसरी मांग, पति पत्नी के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया की जाए। तीसरी मांग, जो हायर पेंशन का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है उसको बिना भेदभाव के लागू किया जाए जिनको भी वो चाहिए। और चौथी मांग है, जो लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जिनसे पैसे लिए नहीं गए और उसमें मेंबर नहीं बनाया गया, उनको मेंबर बनाइए और उसको भी पेंशन दीजिए, नहीं तो कम से कम उनको 5000 रुपये महीना देना चाहिए। ये सारी 4 मांगे लेके हम लड़ रहे हैं। अभी 9 तारीख को श्रम मंत्री जी से हमारे महासचिव वीरेंद्र सिंह जी मिले। श्रम मंत्री ने कहा मैं वॉर फुटिंग पे आप ही का काम कर रहा हूँ, लेकिन हमने देखा जब भी इलेक्शन आते हैं वैसे ही गारंटी देते हैं। तो हमने अभी बिल्डिंग लगा के आए हैं। हमें अभी ये वारंटी गारंटी नहीं चाहिए, हमको सीधा काम चाहिए। बराबर है? और इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। यही कहना चाहता हूँ, आपका फंड कंट्रोल करती है, उसमें मालिकों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कामगारों के होते हैं, सरकारी होते हैं। तो 10 रिप्रेजेंटेटिव कामगारों के होते हैं, 3 डीएमएस के, 3 इंटेक के, 3 कम्युनिस्टों के और 1 एचएमएस के, ट्रेड यूनियन से रिप्रेजेंटेटिव। 2008 में उन्होंने निर्णय लिया कि जो जमा हुआ पैसा जो आपके वारिस को मिलने वाला था उसको वापस नहीं करेंगे। मतलब 75 लाख लोगों का, 78 लाख लोगों का पैसा जमा किया हुआ वो एक झटके में खा गया। मैं बाकी लोगों से उम्मीद नहीं रखता, लेकिन ये 10 जो कामगारों के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने विरोध करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? 78 लाख लोगों की जेब एक दिन में काट लिया अपनी जिंदगी की। इन्होंने, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने वॉकआउट नहीं किया, किसी ने रेजिग्नेशन नहीं दिया, किसी ने कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया। चाय बिस्कुट जो अच्छे प्रति के होंगे वो खा के वापिस आ गए। ये हमारे कामगार नेता है और ये हमारी कामगार यूनियन है। मैं किसी यूनियन से, मैं तो मिलिट्री का आदमी हूँ, लेकिन आपको बताता हूँ बीएमएस यूनियन है, बीजेपी का काम करती है, वो आपका काम नहीं करती है, वो पक्ष का, पार्टी का काम है, ईमानदारी से करती है। इंटक है तो कांग्रेस का काम करती है, ईमानदारी से कांग्रेस का करती है, आपका बेईमानी से भी नहीं करती। ठीक है? कम्युनिस्टों का। तो ये सारे जो है वो पार्टियों ने आपके भी छोड़े हुए गुर्गे हैं। बराबर है? तो सभी कामगारों का व्यापक विचार कौन करेगा? इसके लिए आपको ही करना पड़ेगा। आज आपकी जो एक प्लेटफॉर्म आपको मिला है एनएससी का, मैं उसका क्रेडिट नहीं लेता, सबका है, उसमें आपको शामिल होकर उसी को बढ़ाना पड़ेगा। हम रहे न रहे, लेकिन ये प्लेटफॉर्म सबके लिए युगों तक रहना चाहिए। नहीं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। डिवाइड एंड रूल अंग्रेज भी करते थे और ये भी करते हैं। बराबर है? तो इसलिए आपका एक जिम्मेदारी बनती है कि एनएससी जैसा आपको आज प्लेटफॉर्म मिला है, सभी लोग इसमें शामिल हो जाओ। आपकी अगर कोई यूनियन है तो रहने दो, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। कोई एसोसिएशन है, कोई यूनियन है, आप पहले से चला रहे हो तो रहने दो, आप एनएससी में फिर भी आ जाओ, क्योंकि ये नेशनल आपको प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो ये हमारा कहना है। दूसरी बात, हमारी 4 मांगे हैं। 7500 महंगाई भत्ता मिनिमम पेंशन मिले, जिसको 1 रुपया भी पेंशन है उसको 7500 महंगाई भत्ता पेंशन मिलनी चाहिए। उस अनुपात में फिर बाकी देखा जाए। और यहाँ आश्वस्त करने भी आया हूँ कि जो आज तक की पुण्याई, जो पुण्य प्रताप है आपका, जो पराक्रम है, आपका पेंशन का काम जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। प्रेशर बना के रखिए।
प्रेशर अगर हमारा ढीला पड़ गया तो 7:30 का काम 5 तक आ जाएगा। बराबर है। अभी मैं आपको बता देता हूं, सर ने बताया 2008 में एक निर्णय हुआ सीबीटी में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में। थोड़ी देर बात करूंगा, थोड़ी देर बाद क्या करेंगे? अरे बुड्ढे नहीं तुम्हारे बाप ने, बराबर है कि नहीं? नमस्कार। नमस्ते। आप सभी जानते हैं, इस पर काफी फोन आते हैं हमारे लोगों के, पूछते हैं कि हमें क्या करना है। पूरे देश से फोन आते हैं। इस पर हमने पहले भी कई बार कहा है, अपने सेंट्रल वर्किंग कमेटी के दिल्ली के मीटिंग में जो तय हुआ है वही हमें करना है, और उसको मैं फिर से एक बार दोहराता हूं ताकि कहीं किसी का कोई कंफ्यूजन ना रहे। संगठन ने 8 साल आपने सभी ने मिलकर बहुत मेहनत की, हमारा काम सिद्ध नहीं हुआ और इसका हमें दुख है। सबको बहुत इसकी एक प्रकार से सभी लोग दुखी हैं। फिर भी हमें कुछ चीजें करनी है, तो उसको आप तन मन धन से सहायता करो जो आपसे बन पड़ता है। दूसरी बात, जो सांसदों ने हमें अब तक मदद की है, चाहे वो किसी भी पक्ष पार्टी का हो, उसे मदद करना हमारा कर्तव्य है, हम वो करेंगे। वो आपका प्रोगेटिव है। जिला कमेटी में मीटिंग लेके आप ठहराओ और एक संघ होकर, तो ये सारी बातें हैं जो आपको करनी है, निभानी है। दूसरी बात, इलेक्शन में हमने सुना है कई बार लेन देन की बातें होती है, लेकिन आपको अपने संगठन की गरिमा बरकरार रखनी है। हमें किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं जाना है। हम गरीब जरूर है, लेकिन हम स्वाभिमानी है, इतना आप याद रखिए। और संगठन में किसी भी प्रकार संगठन की गरिमा खराब हो, ऐसा बर्ताव, ऐसा व्यवहार हमारे किसी नेता से या कार्यकर्ता से, पदाधिकारियों से ना हो, इतनी मेरी प्रार्थना है। मैं आप सबको शुभ चिंतन करता हूं, आप सबका। और आपको एक बात जरूर करनी है, ठीक है, उस हिसाब से आप वोट दे सकते हैं। इसमें किसी का कोई आप पर दबाव नहीं है। यही कहना चाहता हूं, संगठन की गरिमा बरकरार रखना और जो लोगों ने हमें मदद की है उनको मदद करना, इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। इज नाउ राउंड द कॉर्नर एंड मेनी पीपल आर कंफ्यूज्ड दैट व्हाट टू बी डन। NAC should do what? Let me tell you, there is nothing new. We have already told it many a times, and I am still reiterating it. NAC had decided in its CWC meeting in Delhi those things which I am telling you, repeating it now. First thing is, if there is any NAC member standing for election, please go and try to help him by whichever way, by your efforts, by your money, by your time, whatever you can do, please help him. Second thing is, those MPs who helped us during our agitation of prolonged agitation of 8 years, which you all have done. You all have actually did lot of efforts. And those who helped us, those particular MPs, we must help and see that they will be our representative in the forthcoming Lok Sabha. Second thing is, those who have not helped us or those who have rather ignored us, for them what decision is to be taken in your particular constituency will be decided by the respective district committee and district president. You people can have a meeting and decide that which candidate is suitable for our particular goal achieving, and only to that candidate you all must together vote. Third thing, giving vote is your prerogative and it is your right. As an independent citizen of India, you must exercise that right.
to whom vote to be given, I told you the guidelines. Those who helped us, help them. Those who have not helped us, decide about them and see that which candidate is going to help us in the near future and vote them. Third thing, election, there are a lot of illegal things also do happen, we know as citizens. Please behave in a way where NAC's, our organization's dignity is not harmed. No money laundering, no particular favor taking, only decision will be taken for the future as to who can help us. That decision lies with the district committee. These three things we have to do. Help them, those who helped us. Decide about them who have not helped us, which candidate is better, irrespective of party. We are non-political organization and we are preserving our identity as a non-political organization. No party has taken our point or our issue on their manifesto. Therefore, we have to treat everybody equally, and it is up to you to whom to vote. With that, I'll end this particular speech, and thank you very much. Thanks a lot.